तो आज का जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सर्वप्रथम इसमें देखा जाता है कि जो वास्को डी गामा था वह 20 मई 1498 के दिन यानी कि भारत पहुंचता है। लेकिन जब यह भारत पहुंचता है तो देखा जाता है इस समय यह पहुंचा कहाँ था, तो पहुंचा था कालीकट। कहाँ पहुंचा था, तो हम कह सकते हैं कालीकट पहुंचा। और कालीकट कहाँ पर था, ये केरल में था। कालीकट केरल में था और यहाँ का जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पकडाबू। यहाँ का जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पकडाबू नामक बंदरगाह पर था। जब ये इस बंदरगाह पर पहुंचता है तो कहा जाता है कि यहाँ का जो राजा था उसे पता चला कि एक इनकी व्यापारी आया है जो कहाँ का निवास करने वाला व्यक्ति है, तो हम कह सकते हैं पुर्तगाल का रहने वाला था ये वास्को डी गामा, और डॉग हेनरिक ने इसे भेजा था। तो यहाँ का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। इनकी जो राजा था कालीकट का राजा था जिसका नाम जमोरिन था। और जब इसकी उपाधि की बात की जाएगी तो इसकी उपाधि थी सामरी। इसकी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी सामरी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि जब यह यहाँ पहुंचता है तो दूसरी बात हमने देखा कि वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए जिस समय यह यहाँ पर पहुंचता है तो हम कह सकते हैं विरोध करने वाले कौन थे, तो हम कह सकते हैं विरोध करने वाले थे अरब व्यापारी। विरोध किसके द्वारा किया गया, तो हम कह सकते हैं अरब व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। अरब नहीं चाहते थे कि इनकी जो पुर्तगाली है वह भारत से व्यापार करें। लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन जो जमोरिन था केरल का राजा था, उसने कहा कि हम वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति देते हैं। और कहा जाता है कि जब व्यापार की अनुमति दी गई तो यहाँ से इसने जब मसाला की अनुमति मिल जाती है, इसमें हम काली मिर्च की बात कह सकते हैं, अनुमति मिल जाती है। और यह यहाँ से कहा जाता है यह यहाँ से मसाला लेकर जाता है, और जब यह मसाला लेकर पहुंचा पुर्तगाल पहुंचा, तो देखा जाता है कि जब यह मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचा तो कहा जाता है कि इसने जहां पर 1 रुपया लगाया था, 1 रुपए की जगह पर इससे 60 रुपए का मुनाफा हुआ। 60 रुपए का मुनाफा हुआ, हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 गुना मुनाफा कमाया। इसने 60 गुना मुनाफा कमाया। कि जब इसने 60 गुना मुनाफा कमाया तो हम कह सकते हैं जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल में होड़ लग जाती है। अब होड़ क्या थी, अब हर व्यक्ति सोच रहा था कि हम भारत जाएं और भारत से मसाले की प्राप्ति करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अब बात क्या थी, तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा तो एक जहाज लेके आता है, लेकिन इसके बाद जो चौथा व्यक्ति आया जिसका नाम था पेट्रा अल्वारेज कैब्रोल। ये कब आता है, तो 1500 में आता है, जिसका नाम था पेट्रा अल्वारेज जो कैब्रोल होता है उसने कहा कि हम 13 जहाज लेके जाएंगे जिससे हम एक ही बार में भारत से मसाले को ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब कहने वाला कौन था, तो पेट्रो अल्वारेज कैब्रोल। कहा जाता है कि जब यह भारत की ओर आ रहा था उसी समय कहा जाता है कि पेट्रो अल्वारेज कैब्रोल के द्वारा खोज की जाती है ब्राजील की, खोज की गई इसके द्वारा ब्राजील की। तो कभी अगर पूछा जाता है कि ब्राजील की खोज करने वाला कौन था, तो हम कह सकते हैं पेट्रो अल्वारेज कैब्रोल था, जो कब आया, 1500 में आता है। जबकि इससे पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था और इसने किसकी खोज की थी, तो भारत की खोज की थी। उससे पहले कौन आया था, तो आया था कोलंबस। कब आया था, 1492 में आता है और यह खोज करने वाला था अमेरिका की। जबकि उससे पहले कौन आया, तो हम कह सकते हैं बार्थोलोमेव डियाज, जिसने अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज की थी। लेकिन अगर बात की जाती है कि इसके बाद की क्या कहानियां रहती हैं, तो
उसको हम इसमें देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब होड़ लग गई थी इनकी, पुर्तगाल की बात की जाए तो पुर्तगाल में जब होड़ लग जाती है तो इसके बाद इनकी कौन आता है, तो हम कह सकते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है। कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया, 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया। और दूसरी बात कह सकते हैं आते ही इसने अरब वासियों को हम कह सकते हैं पराजित कर दिया था, अरब वासियों को इसने हरा दिया था। और हराने का कारण क्या था? तो हराने का कारण यही था क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने के लिए आया तो अरबों ने विरोध किया था। तो इसी का हम कह सकते हैं कि प्रतिशोध लिया गया पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा। लेकिन अब क्या था कि जब यह ज्यादा से ज्यादा आगमन हुआ भारत की ओर मसालों के लिए, तो अब इन्होंने सोचा, पुर्तगालियों ने सोचा अगर वह बार बार भारत आते हैं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने कहा अगर हम फैक्ट्री ही भारत में खोल दें, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी, अगर हम फैक्ट्री भारत में खोल दें तो इससे ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसके बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा दूसरी बार आता है। वास्को डी गामा कब आता है? तो वास्को डी गामा दूसरी बार आता है। और वास्को डी गामा जो दूसरी बार आया, तो वास्को डी गामा दूसरी बार आता है 1502 में। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आता है? तो 1502 में आता है। और इसका आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब ये दूसरी बार जब आया तो इसने ये कहा कि आज अगर हम दूसरी बार आए हैं तो यहाँ पर आप फैक्ट्रियां खोल के जाएंगे जिससे हम संचालन कर सकें, जिससे हम यहाँ पर संचालन कर पाएंगे, ऐसा कहने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा था। और यह कब आता है? तो हम कह सकते हैं 1502 में दूसरी बार आता है। 1502 में दूसरी बार आता है। और हम कह सकते हैं 1503 में पहली फैक्ट्री हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ खोली जाती है? कोचीन में खोली जाती है। जबकि दूसरी फैक्ट्री की बात की जाती है तो 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है? तो हम कह सकते हैं कुन्नूर में। जब ये दो फैक्ट्रियां पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की जाती हैं तो पुर्तगालियों ने सोच लिया था अगर अब इन फैक्ट्रियों का संचालन कौन करेगा? जैसे हम कह सकते हैं अगर फैक्ट्री खोली जाएगी तो उसकी देखरेख के लिए भी हमें किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा ने कहा कि कोचीन और कुन्नूर की जो देखरेख है वह कौन करेगा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करेगा? तो हम कह सकते हैं देखरेख करेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा देखरेख करेगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पुर्तगाल जो यूरोपीय कंट्रियों पर डिपेंड था अब वह समृद्ध हो चुका था क्योंकि जो मसाले की प्राप्ति है भारत से होने लगी थी। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार आता है। वास्को डी गामा तीसरी बार भी आया और कहा जाता है कि जब वह तीसरी बार भारत आता है उसी समय वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा तीसरी बार कब आता है? तो वास्को डी गामा तीसरी बार आता है 5 सितंबर 1524 में। वास्को डी गामा तीसरी बार कब आता है? तो तीसरी बार यह आता है 5 सितंबर 1524 में। 5 सितंबर 1524 में आता है, जहाँ पर इसकी कोचीन में हम कह सकते हैं कोचीन में मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा तीसरी बार कब आता है? तो 5 सितंबर 1524 में आता है, जहाँ पर कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि अब जो व्यापार था अब कौन करेगा? तो हम कह सकते हैं अब करेंगे गवर्नर जनरल देखरेख करेंगे भारत से। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल, तो हम ध्यान रखेंगे पहला गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से कि इसका जो समय सीमा रहती है, तो यह 1505 से 1509 तक 1505 तक इसने कार्य किया था। 1505 से 1509 तक कार्य किया था। कहा जाता है यह प्रथम गवर्नर था। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसने शांत जल की नीति चलाई थी। शांत जल की नीति चलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कह सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अब बात आती है कि इसका दूसरा नाम क्या था? तो ब्लू वाटर
ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर भी था। दूसरी बात हम कह सकते हैं शांत जल की नीति होती क्या है? तो हम कह सकते हैं जो पुर्तगाली जो व्यापार करते थे, जो सामुद्रिक व्यापार करते थे, सामुद्रिक जो व्यापार करते थे, सामुद्रिक जो व्यापार करते थे, उसी व्यापार में इन्होंने कहा कि वह शांत तरीके से किया जाएगा, शांत तरीके से किया जाएगा। उसे ही इन्होंने कहा शांत जल की नीति, शांत तरीके से किया जाएगा, उसे ही इन्होंने कहा कि यह शांत जल की नीति है। अब बात यह की जाती है कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसने 1505 की बात की जाएगी तो 1505 में किल्वा किन्नूर अंजाडीवा, किल्वा कुन्नूर अंजाडीवा, अंजाडीवा पर इसने अधिकार कर लिया था। हम कह सकते हैं किल्वा किन्नूर अंजाडीवा पर इसने अधिकार कर लिया था। और 1509 की बात की जाएगी तो 1509 में गुजरात मिस्र तुर्क के जहाजी बेड़ों पर भी, हम कह सकते हैं जहाजी बेड़ों पर भी इसने अधिकार कर लिया था। अब हमने देखा कि जब इनकी पुर्तगाली वास्को डी गामा का आगमन हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य मात्र व्यापार करना था, लेकिन हमने देखा कुछ समय बाद ही जो फ्रांसीसी यानी कि जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा हम कह सकते हैं धीरे धीरे इतना बड़ा विस्तार किया गया कि अब उन्होंने क्षेत्रों को भी अधीन करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने देखा कि केरल के जो कुछ क्षेत्र होते हैं 1505 में किल्वा किन्नूर अंजाडीवा को जीत लिया जाता है पुर्तगालियों द्वारा, जबकि 1509 की बात की जाएगी तो गुजरात मिस्र और तुर्की के जो जहाजी बेड़े थे वो भी अब पुर्तगालियों के अधीन आ चुके थे। अब क्या होता है कि शांत जल की नीति की अगर बात की जाएगी तो इसे कहा जाता है शांत जल की नीति को अभी देख लेते हैं कि क्या थी शांत जल की नीति, क्या थी शांत जल की नीति। तो इसको हम देख लेंगे शांत जल की नीति क्या थी। तो देखा जाता है कि इन्होंने एक व्यवस्था निर्धारित की थी जिसका नाम था कार्स आमला काफला व्यवस्था, कार्स आमला काफला व्यवस्था, कार्स आमला काफला व्यवस्था, कार्स आमला काफला व्यवस्था। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है, कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने यह व्यवस्था विकसित की थी, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा शांत जल की नीति को चलाया जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया जाता है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा ये कार्स क्या था, ये कार्स एक परमिट था। इन्होंने एक परमिट को जो नाम दिया था, परमिट को जो नाम दिया था, उन्होंने कहा परमिट को एक नाम दिया था जिसका नाम था कार्ड्स। उसे क्या कहा जाता था? कार्ड्स कहा जाता था। दूसरी बात, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मुगल बादशाह अकबर ही क्यों ना हो या कोई भी बड़ा राजा क्यों ना हो, अगर वह हमारी सीमा में व्यापार करने के लिए आएगा तो उसको क्या दिखाना होगा? परमिट। और परमिट को इन्होंने नाम दिया था कार्ड्स, और कार्ड्स को जब इन्होंने नाम दिया तो इसी को एक नाम दिया गया कार्स आमला काफला व्यवस्था, जिसमें इन्होंने ये भी कहा, पहली बात हम कह सकते हैं कि यह पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। दूसरी बात इन्होंने यहीं पर कहा था कि अगर हमसे कोई व्यापार करने के लिए आता है तो इन्होंने दो गुट निर्धारित किए थे, दो गुट हम कह सकते हैं इन्होंने निर्धारित किए थे। दो गुट कौन कौन से थे? तो पहला जो गुट था उसमें था डाकुओं से संरक्षण करना। उसमें क्या था? डाकुओं से संरक्षण करना था, डाकुओं से संरक्षण करना था। अब डाकुओं से संरक्षण करने का अर्थ क्या हो सकता है? तो पुर्तगालियों ने कहा अगर हमारी सीमा में कोई व्यापार करने के लिए आता है तो जब व्यापार के लिए जब लौट रहा होगा तो कोई डाकू उसकी वस्तुओं को छीन नहीं पाएगा। ऐसे कहने वाले कौन थे? तो हम कह सकते हैं पुर्तगाली थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं, दूसरा गुट का काम क्या था कि कोई इनकी सीमा में बिना कार्ड्स के प्रवेश ना करे, कि कोई इनकी सीमा में बिना कार्ड्स के प्रवेश ना करे, बिना कार्ड्स के प्रवेश ना करे। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो हम कह सकते हैं पुर्तगाली थे। तो ये इसे ही हम देख सकते हैं कि लगभग शांत जल की नीति क्या थी, तो हमने भली भांति समझ लिया है। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? तो चलाई जाती है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। जबकि इसके बाद अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम होता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क होता है। नाम क्या था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क।
तो देखा जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क की बात की जाएगी तो हम ध्यान दे सकते हैं कि यह कहा जाता है कि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कहा जाता है, पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, गवर्नर था। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वास्तविक गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, इसे ही वास्तविक गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, इसे ही वास्तविक गवर्नर जनरल कहा गया। हम कह सकते हैं कि जब यह भारत आता है तो हम कह सकते हैं यह 1503 में इसके द्वारा क्या होता है, तो 1503 में इसके द्वारा कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया गया था। 1503 में क्या किया गया, तो कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण किया जाता है। जबकि 1509 में इसने क्या किया, पुर्तगाल का गवर्नर जनरल बनता है, यानी कि जो पुर्तगाल का जो व्यक्ति था वह भारत में गवर्नर जनरल बनता है, वास्तविक गवर्नर जनरल जिसे कह सकते हैं। और यह कब बनता है, तो यह बनता है 1509 में। जबकि अगर 1510 की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे 1510 में इसने क्या किया था, गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाही की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे यूसुफ आदिल शाही से इसने गोवा बंदरगाह छीन लिया था। इसने क्या किया था, गोवा बंदरगाह छीन लिया था। और किसने छीना, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने छीना। लेकिन अगर बात की जाएगी तो इसने कई कार्य और किए, जैसे 1511 की बात की जाएगी तो 1511 में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया था, 1511 मलक्का पर अधिकार कर लिया था। जबकि 1515 की बात की जाएगी तो 1515 में इसने फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह पर हम कह सकते हैं होर्मुज बंदरगाह पर इसने अधीन कर लिया था, होर्मुज बंदरगाह को भी अधीन कर लिया था। और किसने अधीन किया था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने अधीन किया था। और इसकी जो समय सीमा है 1509 से 1515 है। हम कह सकते हैं कि इसने कार्यों का प्रारंभ किया तो 1509 से 1515 तक इसकी समय सीमा रहती, जबकि इसने कोचीन में दुर्ग की स्थापना 1503 में ही कर दी थी। कोचीन में इसने दुर्ग की स्थापना 1503 में ही कर दी थी। जबकि इसके बाद हमें ध्यान देना होगा कि इसने कई कार्य किए। दूसरी बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि इसे ही सती प्रथा का मूक नायक कहा जाता है, सती प्रथा का मूक नायक कहा जाता है, सती प्रथा का मूक नायक हम कह सकते हैं। तथा राजा राम मोहन राय का अग्रगामी, राजा राम मोहन राय का अग्रगामी भी हम इसे कह सकते हैं। राजा राम मोहन राय का अग्रगामी भी किसे कहा जाता था, तो इसे ही कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि अगर सती प्रथा का जो विरोध करने वाला व्यक्ति था, तो कौन था, तो हम कह सकते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। और कहा जाता है कि इसने तो प्रतिबंध लगाया सती प्रथा पर, लेकिन अगर रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था, जिसके बाद भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। और कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ऐसा क्यों किया, तो हम थोड़ी कहानी यहाँ देख सकते हैं। तो कहा जाता है 1811 की बात थी, 1811 में राजा राम मोहन राय की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे इनके भाई थे, राजा राम मोहन राय के भाई थे जिनका नाम था जगमोहन। राजा राम मोहन राय के भाई थे जिनका नाम था जगमोहन। और जगमोहन की हो जाती है मृत्यु। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो इनकी भाभी थी, इनकी भाभी का नाम था अलका मांझी। और अलका मांझी जो थी, अलका मांझी जबरन सती कर दी जाती हैं। हम कह सकते हैं जो अलका मांझी थी उनका कोई इच्छा नहीं थी कि हमें सती होना पड़े, लेकिन जब उन्हें जबरन सती कर दिया जाता है तो राजा राम मोहन राय ने यहाँ से शपथ ली थी। उन्होंने कहा था आज के बाद किसी भी महिला को सती नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसका दायित्व अब हमारे ऊपर है। और कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 8 नवंबर 1829 को परिषद में प्रस्ताव रखा। 8 नवंबर 1829 में परिषद में प्रस्ताव रखा। और कहा जाता है कि 4 दिसंबर 1829 को हम कह सकते हैं कि सती प्रथा को अवैध मान लिया गया था। सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आज के बाद यह नहीं होगी। तो सर्वप्रथम कहां से इनकी समाप्त किया जाता है, तो बंगाल। सर्वप्रथम कहां से समाप्त किया गया था, बंगाल। फिर समस्त देश में लागू कर दिया जाता है, समस्त देश में लागू कर दिया जाता है। तो
जबकि प्रतिबंध लगाने वाला भी कौन था, तो हम कह सकते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था उसने कहा कि हम पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की भी अनुमति देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो व्यक्ति था इसने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति भी हम कह सकते हैं, विवाह की अनुमति भी किसने दे दी थी, तो हम कह सकते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने दे दी थी। इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट व्यक्ति था निन्हो डी कुन्हा। कौन आता है, तो निन्हो डी कुन्हा आता है। निन्हो डी कुन्हा की बात की जाएगी तो यह कब आता है, तो हम कह सकते हैं कि निन्हो डी कुन्हा का आगमन होता है 1529 में। निन्हो डी कुन्हा कब आता है, तो निन्हो डी कुन्हा आता है 1529 में। यह आता है कब आता है, 1529 में आता है। और निन्हो डी कुन्हा की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं 1534 और 1535 में। हम ध्यान रखेंगे बेसिन और दीव। 1534 में बेसिन और इसने दीव की बात की जाएगी तो उसने जीत लिया था। बेसिन और दीव को इसने जीत लिया था। किसने जीत लिया था, निन्हो डी कुन्हा ने जीत लिया था। जबकि इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है गोरसियादा नारोना। गोरसियादा नारोना आता है। गोरसियादा नारोना आता है। और हम देख सकते हैं कि गोरसियादा नारोना कब आता है, 1538 में आता है। 1538 में जब यह गवर्नर जनरल आया तो हमने देखा कि जिस समय इनकी वास्को डी गामा ने जब भारत में आगमन किया था उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इतना विस्तार कर लिया कि इन्होंने क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था तथा इनके जहाजी बेड़े काफी विकसित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गोरसियादा नारोना जब भारत आता है तो उसके पास 50 दुर्ग और 100 से ज्यादा जहाजी बेड़े हो चुके थे। 100 से ज्यादा जहाजी बेड़े हो चुके थे। और इसी समय कुछ समय बाद हमने देखा कि 1662 की बात की जाएगी तो 1662 में हम ध्यान रखेंगे 1662 में क्या होता है, तो 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, जिसका नाम था कैथरीन की बात की जाएगी तो कैथरीन का विवाह होता है अंग्रेज अधिकारी के साथ कर दिया जाता है। चार्ल्स द्वितीय के साथ इनकी विवाह कर दिया जाता है। और इसी विवाह में पुर्तगालियों ने दहेज में मुंबई को दे दिया था। दहेज में किसे दे दिया था, तो मुंबई को दे दिया था। जबकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद कौन सा गवर्नर जनरल आता है, तो निन्हो डी कुन्हा आता है। निन्हो डी कुन्हा के बाद कौन सा आता है, तो गोरसियादा नारोना आता है जिसके पास 50 दुर्ग और 100 से ज्यादा जहाजी बेड़े थे। जबकि अगर देखा जाए पुर्तगालियों ने भारत पर क्या प्रभाव डाला, तो हम सर्वप्रथम ध्यान देंगे प्रभाव। पुर्तगालियों के क्या प्रभाव रहे भारत पर, तो हम प्रभाव को देख लेंगे। पुर्तगालियों के प्रभाव की बात की जाएगी तो हम प्रभाव को देख लेंगे। कहा जाता है कि भारत और जापान की बात की जाएगी। भारत और जापान के व्यापार का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत और जापान के मध्य जो व्यापार को बढ़ावा दिया तो पुर्तगालियों ने दिया था। तो हम ध्यान रख सकते हैं यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देखा जाता है कि ईसाई मिशनरियों ने आगमन हुआ, पुर्तगाली जब आते हैं उसी समय हम कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। जब ईसाई मिशनरी आते हैं, ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। जब ईसाई मिशनरी आए तो ईसाई मिशनरियों ने सोचा, इनका आगमन का उद्देश्य क्या था, तो ये अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। और कहा जाता है कि जब यह भारत आते हैं तो आते ही इन्होंने 1540 में गोवा के जितने भी मंदिर थे, गोवा के सभी मंदिरों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। जबकि 1573 की बात की जाएगी, 1573 में इन्होंने बारदे के मंदिर नष्ट कर दिए थे। जबकि 1584 से 87 के मध्य इन्होंने सालसेट के सभी मंदिर नष्ट कर दिए थे। सालसेट के सभी मंदिर नष्ट किए थे। अब नष्ट करने का उद्देश्य क्या था, तो हम कह सकते हैं यह चाहते थे कि हमारे धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो। तभी इन्होंने 1540 में गोवा, 1573 में बारदे, 1584 से 87 के मध्य सालसेट के मंदिरों को नष्ट कर दिया। तथा इनके द्वारा 1560 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना होती है। 1560 में
ईसाई धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना की गई। ईसाई धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना हम कह सकते हैं की जाती है। ईसाई धार्मिक न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। अब ईसाई धार्मिक न्यायालय ये इन्होंने क्यों बनाया, तो हम कह सकते हैं ईसाई धार्मिक न्यायालय जो था उन्होंने इस वजह से बनाया, अगर कोई भी हमारे ईसाई धर्म का विरोध करेगा तो हम उसको दंडित कर देंगे। ये कौन सोच रहे थे, तो सोच रहा था पुर्तगाली सोच रहे थे। ऐसा कौन सोच रहे थे, तो पुर्तगाली, ये ईसाई सोचते हैं। कौन सोचते हैं, तो ईसाई मिशनरियों ने ये सोचा था। इसके बाद हम देख सकते हैं आगे की कहानी, और उन्होंने क्या बढ़ावा दिया, तो हम कह सकते हैं पुर्तगालियों ने और क्या प्रभाव डाला, तो और प्रभाव डाला हम कह सकते हैं 1556 में जहाज निर्माण, 1556 में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। 1556 में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है वह किसने की थी, तो हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अगर करने वाले कोई थे, जो आज अगर भारत में ये योगदान देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक हम कहेंगे कि पुर्तगालियों का योगदान था। जबकि 1563 की बात की जाएगी, जबकि 1563 की बात की जाएगी, तो 1563 में हम कह सकते हैं कि गौथिक कला को भी किसने चलाया था, हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा ये कला को चलाया जाता है। गौथिक कला किसने चलाई थी, तो पुर्तगालियों ने चलाई थी। जबकि अन्य प्रकार क्या किए, तो हम कह सकते हैं आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, लीची, अनानास आदि अगर वस्तुओं को अगर बात की जाती है, आदि अगर फसलों की बात की जाएगी, तो अगर ले आने वाले कौन थे, तो हम कह सकते हैं भारत में कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इस तरह हमने देखा कि भारत में वास्को डी गामा ने आगमन किया और उसके क्या उद्देश्य रहता था। हमने ये भी देखा कि वास्को डी गामा के बाद इनकी किस तरह गवर्नर जनरल ने इनकी संचालन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग इन्होंने भारत में क्या प्रभाव डाले तथा ये पतन की ओर क्यों चले गए, तो इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। जबकि इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि डचों ने किस प्रकार भारत में आगमन किया, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।